हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में कक्षा 7 के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 8 समय एवं गति का मापन। तो इस वीडियो में हम पाठ 8 से संबंधित पाठ में जितनी भी परिभाषाएं दे रखी हैं, पाठ के अंदर के सभी प्रश्न, पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर और पाठ में जितने भी क्रियाकलाप या एक्टिविटीज दे रखी हैं उन सभी को समझने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पाठ में आई हुई मुख्य परिभाषाओं को समझते हैं। सरल लोलक क्या होता है, यानी कि सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं। उत्तर है, यदि धातु की एक छोटी गेंद को एक लंबे धागे के द्वारा किसी दृढ़ आधार से लटका दिया जाए तो ये पूरा यंत्र सरल लोलक कहलाता है। तो देखिए, इस तरह से ये एक धातु की बॉल होती है। इस बॉल को धागे से या किसी भी स्ट्रिंग से इस प्रकार से एक मजबूत आधार से बांध दिया जाता है, लटका दिया जाता है। तो इस तरह से जो यंत्र तैयार होता है, इस यंत्र को कहते हैं सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम। और इसमें जो ये बॉल होती है उसको कहते हैं इस लोलक का गोलक। और यहाँ पर देखिए, जो ख चित्र है इसमें क्या दिखाया है कि ये जो बॉल है या ये जो गोलक है, इसको जब हम वे पोजीशन तक खींचते हैं तो ये यहाँ से वापस अपनी ए पोजीशन पर आता है। ए पोजीशन से फिर ये से पोजीशन पर जाता है। तो माध्य स्थिति में क्या है कि जब ये जो बॉल है या जो गोलक है ये कोई गति नहीं कर रहा है, ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो रेस्ट पोजीशन को कहते हैं माध्य स्थिति। और चरम स्थिति, जब हम इसे किसी सीमा तक एक खींच देते हैं, यानी कि यदि यहाँ पर वे पोजीशन है, हम वे पोजीशन से और ऊपर तक भी इसको खींच सकते हैं। यानी कि इस बॉल को खींच करके हम चरम पोजीशन तक ले गए तो उतनी ही दूरी तक यह अपने इस विपरीत दिशा में भी जाती है। प्रश्न संख्या 3 है, एसआई मात्रक का पूरा नाम क्या है। उत्तर है, एसआई मात्रक का पूरा नाम अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि वह संस्था जो कि पूरे विश्व में मात्रकों का निर्धारण करती है। यानी कि हम किलोमीटर के लिए केएम या दूरी के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर आदि का उपयोग करते हैं। इसी तरह से समय के लिए हम घंटे का, मिनट का या सेकंड का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार के मात्रकों का जो निर्धारण करती है उस संस्था का नाम है अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। आगे है इसमें प्रश्न कि समय के मात्रकों और उनके प्रतीकों को लिखने के मानक नियम क्या हैं, स्टैंडर्ड रूल क्या है। यानी कि समय के मात्रक जो हम सेकंड, मिनट्स और आवर्स लिखते हैं, इनको लिखने का तरीका क्या है। उत्तर है, समय के मात्रकों सेकंड, मिनट और घंटा आदि को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो ये सभी मात्रक छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। यदि ये वाक्य के शुरू में आए तो नाम का पहला वर्ण बड़े अक्षर में लिखा जाता है। इनके संकेत भी छोटे अक्षरों में ही लिखे जाते हैं। वाक्य के अंत के अलावा अन्य कहीं भी इन संकेतों के अंत में कहीं पर भी बिंदु या पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। समय का माप लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में एक अक्षर के जितना रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। सेकंड के लिए एसईसी और घंटे के लिए एचआरएस लिखना सही तरीका नहीं है। यानी कि देखिए, यहाँ पर समय के 3 मात्रक के बारे में बताया है कि यदि हमें सेकंड लिखना है तो हम स्मॉल एस लिखेंगे, यदि हमें मिनट लिखना है तो हम MIN लिखेंगे, और यदि हमें घंटे लिखना है तो हम H लिखेंगे। अगर हम SEC लिखते हैं तो ये गलत है, यदि हम HRS लिखते हैं तो ये भी गलत है। इसके अलावा यदि हम इनके पीछे इस तरह से पूर्ण विराम लगाते हैं तो वह भी गलत है। पूर्ण विराम कब लगेगा, जब ये वाक्य के अंत में आते हैं, और ये कैपिटल लेटर में कब लिखे जा सकते हैं, जबकि ये वाक्य के शुरुआत में आए। इसके अलावा जब हमें लिखने हो, जैसे मान लीजिए 6 घंटे, तो 6 इस तरह से और ये R का H, तो इन दोनों के बीच में जगह छोड़नी है, बिल्कुल चिपका के इन दोनों को नहीं लिखना है। तो इस तरह से समय के जो मात्रक हैं इनको लिखने के लिए ये कुछ मानक नियम या स्टैंडर्ड रूल हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, सेकंड के लिए तो S का प्रयोग हुआ है, आवर्स के लिए यानी कि घंटे के लिए H का प्रयोग करते हैं, और मिनट के लिए हम MIN का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, मिनट के लिए हम M का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो M मात्रक होता है वह दूरी के लिए जो मीटर होता है उसमें प्रयोग करते हैं। तो इसलिए समय में जब मिनट के लिए हमें मात्रक का प्रयोग करना है, प्रतीक का प्रयोग करना है, तो उसके लिए हम MIN का प्रयोग करते हैं।
आगे है प्रश्न, दीवार घड़ी के द्वारा समय के सबसे छोटे कितने अंतराल को माप सकते हैं? उत्तर है, दीवार घड़ी के द्वारा समय के सबसे छोटे अंतराल 1 सेकंड को माप सकते हैं। आगे प्रश्न है कि किसी वस्तु की गति तेज है या धीमी है, इससे हमारा क्या अभिप्राय है? उत्तर है, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं किसी एक जगह से एक ही साथ में चलना प्रारंभ करती हैं, तो किसी क्षण पर जो वस्तु अन्य दूसरी वस्तुओं से आगे निकल जाती है तो उसकी गति को अन्य वस्तुओं की तुलना में तेज कहा जाता है। इसी प्रकार से जो वस्तु अन्य वस्तुओं से पीछे रह जाती है तो कहा जाता है कि उस वस्तु की गति या चाल अन्य वस्तुओं की तुलना में धीमी है। आगे है प्रश्न, चाल की परिभाषा बताइए, यानी कि चाल किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में यानी कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटे में, तो समय की किसी भी मात्रक की इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहा जाता है। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी या 1 मिनट में कितनी दूरी तय करी, इसे उस वस्तु की चाल कहा जाता है। इकाई समय 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटा हो सकता है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 10 मीटर की चलती है या 10 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। यदि कोई वस्तु 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलती है तो उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। चाल का मात्रक ऐसा ही मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड होता है और इसे हम m/s, m होता है मीटर के लिए, s होता है सेकंड के लिए, तो मीटर प्रति सेकंड के द्वारा भी इसको व्यक्त किया जाता है। चाल को अन्य मात्रकों में भी व्यक्त किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड लिखा है। यदि दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में है तो फिर चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस प्रकार से चाल को अन्य मात्रकों में भी व्यक्त किया जा सकता है। आगे है प्रश्न, चाल, दूरी एवं समय में संबंध बताइए। तो चाल, दूरी एवं समय में संबंध निम्न प्रकार से होता है। तो इसके लिए देखिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो सूत्र बना चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी और उस दूरी को चलने में लिया गया समय यदि हमें ज्ञात है तो उपरोक्त सूत्र के द्वारा हम उस वस्तु की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु की चाल और उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात हो तो उस दूरी को तय करने में लिया गया समय हम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो समय की गणना करनी है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल इस तरह से नीचे आ जाएगी, समय यहाँ इधर आ जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। इसी तरह से यदि किसी वस्तु की हमें चाल ज्ञात हो, समय भी ज्ञात हो, तो उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को हम निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिए दूरी के लिए क्या सूत्र बनेगा? समय को और चाल को आपस में गुणा कर देंगे, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु की चाल को, समय को और दूरी को इस प्रकार से इस सूत्रों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। आगे है प्रश्न, चाल मापी या स्पीडोमीटर और पथ मापी यानी कि ओडोमीटर क्या होते हैं बताइए। तो देखिए स्पीडोमीटर और ओडोमीटर ये इस तरह का जो यंत्र है वह आपने सभी प्रकार के वाहनों में आगे की तरफ लगा हुआ देखा होगा, जैसे गाड़ियों में या 4 व्हीलर में आगे डैशबोर्ड पर ये लगा हुआ रहता है, 2 व्हीलर में उनके हैंडल के ऊपर इस तरह से लगा रहता है। तो ये हमें क्या बताते हैं? तो देखिए स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार एवं बस जैसे वाहनों में एक यंत्र लगा हुआ होता है जो कि वाहन की चाल को मापता है तथा किलोमीटर प्रति घंटे में यह प्रदर्शित करता है चाल को। इसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। तो देखिए ये इस तरह से 20, 40, 60, 80, 100 इस प्रकार से जो ये वैल्यू है ये क्या है? चाल मापी की है। तो ये चाल जो नापता है यह किलोमीटर प्रति घंटे में नापता है। वाहनों में एक अन्य यंत्र भी लगा रहता है जो कि वाहन के द्वारा चली गई दूरी को किलोमीटर में मापता है, जिसे कि पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। यानी कि इसी के नीचे ये लगा हुआ है स्केल और ये नापता है कि रोड पर जो ये वाहन है ये कितना चल चुका है, अर्थात वाहन के द्वारा चली गई दूरी को यह ज्ञात करता है। अब देखिए पाठ के अंदर विभिन्न प्रश्नों पर जो प्रश्न दे रखे हैं उन सभी के उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 पर स्थित प्रश्न है, आज के आधुनिक युग में लोग समय का मापन किस प्रकार से करते हैं? उत्तर है, आज के आधुनिक युग में लोग समय का मापन मुख्य रूप से घड़ियों और डिजिटल उपकरणों की सहायता से करते हैं। समय मापने के प्रमुख साधन है एनालॉग यानी कि सुई वाली घड़ी, जिसमें कि घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयों से समय बताया जाता है। डिजिटल घड़ी, इसमें समय को जैसे देखिए 11:08 और 45 सेकंड
तो यहाँ पर घंटे में, मिनट में और सेकंड में समय को दर्शाया जाता है। तो इस तरह की जो घड़ियां होती हैं वो डिजिटल घड़ी कहलाती हैं। उसके अलावा स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट या उपग्रहों से भी समय का मिलान करके अत्यंत ही सटीक समय को दिखाया जाता है या ये दिखाते हैं। परमाणु घड़ी, एटॉमिक क्लॉक, दुनिया में सबसे सटीक समय मापने का साधन है और इसी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न तरीके हैं या उपकरण हैं जिसके माध्यम से आधुनिक समय में समय का मापन किया जाता है। पृष्ठ संख्या 106 पर स्थित प्रश्न है कि जब घड़ियां नहीं होती थी तो लोग समय का मापन किस प्रकार से करते थे, यानी कि वे समय का अंदाजा कैसे लगाते थे। तो जब घड़ियां नहीं होती थी तब लोग समय को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते थे, जैसे धूप घड़ियां, जल घड़ियां, रेत घड़ियां और मोमबत्ती घड़ियां शामिल थी। पृष्ठ संख्या 112 पर स्थित प्रश्न है, समान दूरी की दौड़ के लिए समय माप करके हम यह बता सकते हैं कि कौन अधिक तेज दौड़ा। किंतु अलग अलग दूरियों की दौड़ों की तुलना करनी हो तो हम यह किस प्रकार से बता पाएंगे। यानी कि जब कई सारे व्यक्ति समान दूरी की दौड़ कर रहे हैं तो हम कैसे बता पाते हैं कि कौन तेज दौड़ा, कौन कम तेज दौड़ा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समय का मापन करते हैं, समय को ज्ञात कर लेते हैं। जो कम समय में उस दूरी को पार कर लेता है तो ये होता है कि वह तेज दौड़ करके आया है। लेकिन यदि अलग अलग दूरियां हैं, कहीं 200 मीटर है, कहीं 500 मीटर है, कहीं 900 मीटर है, तो इस प्रकार की जब अलग अलग दूरियों की दौड़ होती है तो उस समय हम कैसे कहेंगे कि कौन तेज दौड़ा, कौन कम तेज दौड़ा। तो देखिए, समान दूरी की दौड़ की तुलना करने के लिए हमें चाल या गति का उपयोग करना चाहिए। जब हम विभिन्न दूरी की दौड़ों की तुलना करते हैं तो हमें प्रत्येक धावक की औसत चाल या गति की गणना करनी होती है। औसत चाल को निकालने के लिए हमें कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करना चाहिए। तो औसत चाल के लिए जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे इस कुल दूरी को तय करने में लिया गया समय। अर्थात जो अलग अलग दूरियां हैं उन सभी दूरियों को हम जोड़ देंगे और जितना अलग अलग समय लिया है उस सारे समय को जोड़ देंगे। तो दूरी में जब समय का भाग देंगे तो उससे हमारे पास में आएगी औसत चाल या औसत गति। तो इस प्रकार से अलग अलग दूरियों की दौड़ों की तुलना अगर हमें करनी है तो हम उनकी औसत चाल निकाल करके बता पाएंगे कि कौन तेज दौड़ रहा है और कौन कम तेज दौड़ रहा है। पृष्ठ संख्या 116 पर स्थित प्रश्न है, मैंने एक बार एक सीधी सड़क पर लंबी दौड़ यानी कि मैराथन के एक भाग को देखा। मुझे ऐसा लगा कि कुछ व्यक्ति उस पूरी दूरी में समान चाल से दौड़ रहे थे, जबकि कुछ अन्य व्यक्ति या तो अपनी चाल धीमी कर रहे थे या बढ़ा रहे थे। उनकी गति भिन्न कैसे थी। तो देखिए, आपने जो दौड़ देखी उसमें कुछ लोग तो एक समान गति से दौड़ रहे थे, जिसका मतलब है कि वे समान समय में समान दूरी को तय कर रहे थे। इसे हम एक समान गति कहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपनी गति को बढ़ा रहे थे या फिर वे धीमा कर रहे थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि वे अपनी गति में बदलाव कर रहे थे। इसे हम असमान गति कहते हैं। यानी कि समान समय में असमान दूरी को तय करना या अलग अलग समय में अलग अलग दूरी को तय करना, दोनों ही स्थिति में जो गति होती है उसको हम असमान गति कहते हैं। इस प्रकार से असमान गति में लोग अलग अलग समय में अलग अलग दूरी को तय कर रहे हैं। अब देखिए, पाठ के अंत में जो प्रश्न दे रखे हैं एक एक करके उनका उत्तर देखते हैं। आइए और अधिक सीखें। इनमें पहला प्रश्न है, उस कार की चाल का परिकलन कीजिए जो 10 सेकंड में 150 मीटर चलती है। अपने उत्तर को किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं और उसके बाद में जो हमसे पूछा गया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए, दिया हुआ हमें क्या है, कार का चाल हमें ज्ञात करनी है। दिया हुआ है समय 10 सेकेंड और दूरी दे रखी है 150 मीटर की। तो दूरी है 150 मीटर की, समय दे रखा है 10 सेकेंड का। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, जो चाल ज्ञात करनी है वह किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करनी है। यानी कि अगर हम सूत्र में या फॉर्मूला में चाल बराबर दूरी बटे समय, उसमें दूरी को मीटर और समय को सेकंड में रख देंगे तो हमारी चाल निकलेगी मीटर प्रति सेकंड में। तो या तो हम उसके बाद में उसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लें, या फिर हम क्या करें कि इसे सूत्र में रखने से पहले ही इस दूरी को किलोमीटर में बदल लें। समय जो सेकंड में दे रखा है इसको हम घंटे में बदल लें, तो हमारे पास में जो उत्तर आएगा वह किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, क्योंकि चाल हमसे कहा गया है कि वह हमें किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में बदल लेते हैं। तो देखिए किस तरह से बदलेंगे, यानी कि जो 150 बटे 1000 किलोमीटर आया है यह किस तरह से आएगा। तो हम जानते हैं
कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के, इसलिए 150 मीटर बराबर कितने किलोमीटर बनेंगे? 1 किलोमीटर बटे 1000 मीटर इंटू 150 मीटर। मीटर से ये मीटर कट जाएगा, हमारे पास में वैल्यू आएगी 150 बटे 1000 किलोमीटर। तो इस तरह से 150 मीटर के बनेंगे किलोमीटर, 150 बटे 1000 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिख देंगे हम किलोमीटर में। अब समय जो कि हमें सेकंड में दे रखा है, इसे देखिए हमें बदलना है घंटे में। तो इसको किस तरह से बदलेंगे? देखिए सेकंड और घंटे के बीच में एक और मात्रक होता है मिनट का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड को पहले मिनट में बदलना पड़ेगा, फिर मिनट को हम बदलेंगे घंटे में। तो सबसे पहले हम बदलेंगे सेकंड को मिनट में। तो देखिए हम जानते हैं कि 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट की, इसलिए 10 सेकंड बराबर 1 बटे 60 सेकंड इंटू 10 सेकंड। सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा, हमारे पास बचेगी 10 बटे 60 मिनट, यानी कि 10 सेकंड बराबर हो जाएगा 10 बटे 60 मिनट। अब हमने मिनट में बदल लिया, अब हमें इसको घंटे में बदलना है। तो देखिए घंटे में किस तरह से बदलेंगे कि हम जानते हैं कि 60 मिनट मिलकर के बनता है 1 घंटा, 1 आवर। तो इसलिए 10 बटे 60 मिनट में कितने घंटे बनेंगे? 10 बटे 60 मिनट बराबर कितने घंटे? 1 घंटे बटे 60 मिनट इंटू 10 बटे 60 मिनट। मिनट से ये मिनट कट जाएगा, हमारे पास में क्या बचेगा? 10 बटे 60 को 60 से गुणा करेंगे तो 3600 और यहाँ पर लिख देंगे h यानी घंटे। इसका अर्थ क्या हुआ कि 10 बटे 60 मिनट में जो घंटे बनेंगे वो कितने बनेंगे? 10 बटे 3600 घंटे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे 10 सेकंड को घंटे में बदल करके कि 10 बटे 3600 घंटे। तो अब देख लिए हमने दूरी बदल ली किलोमीटर में, समय बदल लिया हमने घंटे में। अब हम इसको रख देंगे सूत्र में। तो चाल की गणना के लिए सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास है 150 बटे 1000 किलोमीटर, इस तरह से रख देंगे, बटे समय कितना है? 10 बटे 3600। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से नीचे जो संख्या होती है इसको जब गुणा करते हैं तो ये उल्टी हो जाती है, यानी कि ये हो जाएगी 3600 बटे 10, ऊपर चली जाएगी। तो अब संख्याओं का प्रारूप किस तरह से हो जाएगा? हमारे पास देखिए 150 बटे 1000 ये हो गई 150 बटे 1000 इंटू, अब 3600 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से ये कट जाएगी। अब हमारे पास में क्या बचेगा? 15 इंटू 36 बटे 10। 15 को 36 से गुणा करेंगे तो 540 बटे 10, जीरो से जीरो कट जाएगी और यहाँ पर आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि जो वाहन की चाल है वह है 54 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 घंटे में वह 54 किलोमीटर चल रहा है। तो इस तरह से चाल को हमने निकाल लिया किलोमीटर प्रति घंटे में। दूसरा प्रश्न है, एक धावक 50 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, कोई दूसरा धावक यही दूरी 45 सेकंड में पूरी करता है, किसकी चाल अधिक है और कितनी अधिक है? तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या दे रखा है, उसके बाद में जो हमें निकालना है, जैसे यहाँ पर दे रखा है हमें एक धावक की 50 सेकंड दे रखे हैं, समय दे रखा है और दूरी दे रखी है 400 मीटर। इसी तरह से दूसरे धावक के लिए हमें समय दे रखा है 45 सेकंड और दूरी दे रखी है समान दूरी। यही दूरी करते हैं समान दूरी, यानी कि 400 मीटर की दूरी। तो दोनों धावकों के लिए समय दे रखा है हमें और दूरी दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है? चाल निकालनी है, और इसमें भी हमें निकालना है कि किसकी चाल अधिक है। पहले हम दोनों की अलग अलग चाल निकाल लेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है कि धावक एक ने 400 मीटर की दूरी को 50 सेकंड में तय किया है, अतः धावक एक की चाल क्या हो गई? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दे रखी है 400 मीटर की, समय दे रखा है 50 सेकंड। तो इसको हम सूत्र में रख देंगे इस वैल्यू को। तो देखिए चाल बराबर 400 मीटर की दूरी हो गई, समय हो गया 50 सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड काटेंगे जब इसको तो 5 अट्ठे 40, तो इस तरह से आएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। पहले धावक की जो चाल है वो क्या है? 8 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में वह 8 मीटर चल रहा है। अब हम दूसरे धावक की चाल निकालेंगे। तो जैसे दूसरा जो धावक है उसने यही दूरी यानी कि 400 मीटर की दूरी को 45 सेकंड में तय किया है। तो देखिए हमें देखने से पता चल रहा है कि इसने पहले धावक की तुलना में 5 सेकंड कम लिया है।
तो 45 सेकंड में तय किया है, अतः धावक 2 की चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी दे रखी है 400, समय दे रखा है 45 सेकंड। तो अब जब हम इसको काटेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 नाम 45 और 5 अट्टे 40, यानी कि 80/9। अब जब 9 से भाग करेंगे 80 में तो ये आएगा 8.888। इस तरह से हम इसमें भाग देते जाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में आएगी मीटर प्रति सेकंड। तो अब देखिए पहले धावक की जो चाल थी वो कितनी थी, 8 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरे धावक की चाल है 8.88। तो इस तरह से जो दूसरा धावक है इसकी चाल धावक 1 से अधिक है। और कितनी अधिक है, तो इसके लिए दोनों धावकों की चालों के बीच का अंतर हम देखेंगे। तो धावक 2 की चाल है ये 8.88 माइनस धावक 1 की चाल 8 मीटर प्रति सेकंड। जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 0.888 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से धावक 2 की चाल धावक 1 की चाल से लगभग 0.89 मीटर प्रति सेकंड अधिक है। तो यहाँ पर देखिए ये 8-9 कैसे आया है, 0.8 के बाद में भी 8 है, उसके बाद में भी 8 है, तो इस 8 को हम 9 लिख सकते हैं, इसको हम 1 नंबर बढ़ा करके लिख देंगे। तो इस प्रकार से 0.89 मीटर प्रति सेकंड अधिक है धावक 2 की चाल। तीसरा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है और 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है, रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी दे रखी है और हमें समय निकालना है कि इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा यदि रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चले तो अब यहाँ पर देखिए एक क्या कर रखा है कि जो चाल दे रखी है वह तो हमें मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और जो दूरी दे रखी है वो हमें किलोमीटर में दे रखी है। तो अब इस स्थिति में हम जो 2 अलग अलग मात्रकों वाली वैल्यू होती है उसको हम सूत्र में नहीं रख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जो संख्याएं दे रखी है उनके मात्रक हमें एक करने पड़ेंगे। तो इसमें हम जो दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर, इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो देखिए पहले हमें क्या क्या दे रखा है कि रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 25 मीटर प्रति सेकेंड, रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी है 360 किलोमीटर। इस किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे और किस प्रकार से बदलेंगे, देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, यानी कि बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदल रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसलिए 360 किलोमीटर बराबर कितने हो जाएगा, इसमें 1000 का गुणा कर देंगे। तो 360 गुणा 1000 यानी कि इसमें 3 जीरो और लग जाएंगे तो 3,60,000 मीटर। तो इस तरह से ये आ गई दूरी। अब इस दूरी को और चाल को हम सूत्र में रखेंगे और समय की गणना करेंगे। तो अब देखिए हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमें दे रखी है, दूरी हमें दे रखी है, समय हमें निकालना है। तो समय को क्या करेंगे, चाल की जगह पर ले जाएंगे। इस तरह से चाल आ जाएगी समय की जगह पर। तो अब नया सूत्र क्या बन जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी में हम दूरी की वैल्यू को रख देंगे 3,60,000 को। चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर देखिए ये 3,60,000 मीटर है और नीचे ये 25 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर से ये मीटर कट जाएगा। अब जब 25 से 3,60,000 को काटेंगे तो देखिए कितनी बार कटेगा, 25 एकम 25, फिर बचे 11, यहाँ से जीरो उठा लेंगे, बचेगा 110, 25 चौके 100, उसके बाद बचे 10, 25 चौके 100, ये जीरो ले लेंगे तो 25 चौके 100 और ये 2 जीरो, तो इस तरह से 14,400 सेकेंड। तो अब देखिए 14,400 ये कितनी बड़ी वैल्यू है। यदि किसी को समय बताओगे रेलगाड़ी को वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो अगर सेकंड में बताएंगे तो कितना होगा, 14,400। तो ये कहना और सुनना इन दोनों में ही इतनी बड़ी संख्याओं का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये सुविधाजनक नहीं होती हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस सेकंड को घंटे के अंदर चेंज कर लेंगे। तो सेकंड को घंटे में बदलना है तो सेकंड में 60 × 60 यानी कि 3600 का भाग देना पड़ेगा। तो सेकंड क्या है, छोटा मात्रक है, इसको बदलना किस में है, हमें घंटे में बदलना है। तो छोटे मात्रक को बड़े में बदलना है तो हमें डिवीजन या भाग करना पड़ेगा। और 2 बार 60 का क्यों करा है, क्योंकि पहले सेकंड को मिनट में बदलेंगे फिर मिनट को घंटे में बदलेंगे। तो इस प्रकार से 14,400 सेकंड के अंदर में कितने घंटे बनेंगे, 14,400 बटे 3600। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। 36 की टेबल जब 4 बार बोलेंगे या 36 का पहाड़ा जब 4 बार बोलेंगे तो आएगा 144।
तो इस तरह से आया हमारा 4 घंटे। तो इस तरह से रेलगाड़ी को 3,60,000 मीटर या फिर 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 14,400 सेकंड का समय लगेगा, और अगर घंटे की भाषा में बात करें तो उसको 4 घंटे लगेंगे। देखिए चौथा प्रश्न है, कोई रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि यह चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। दूसरा प्रश्न है इसमें कि इसी चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो सबसे पहले हम चाल को निकालें किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, समय दे रखा है घंटे में, दूरी दे रखी है किलोमीटर में। तो अब हमें चाल में इस वैल्यू को रखने के लिए किसी भी प्रकार की मात्रक को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाल हमें निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या क्या दे रखा है पहले हम ये लिख लेते हैं। दिया हुआ है रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी 180 किलोमीटर, लिया गया समय 3 घंटे, यानी कि इस दूरी को तय करने में लिया गया समय है 3 घंटे। अब इसके लिए सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 180 किलोमीटर, समय है 3 घंटे। अब जब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 60 बार। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि यह रेलगाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही है। तो ये हो गई इसकी चाल। अब हमें क्या करना है, जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है, यानी कि ये जो चाल अभी हमने किलोमीटर प्रति घंटे में निकाली थी, अब इस चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए यहाँ पर जो दूरी और समय दे रखा है किलोमीटर और घंटे में, इनको मीटर और सेकंड में बदल लेते हैं। तो 180 किलोमीटर के मीटर बना लेंगे, 3 घंटे के हम सेकंड बना लेंगे, और उसके बाद में इसको सूत्र में रखेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है। इसके लिए फार्मूला दूरी बटे समय। दूरी है 180 किलोमीटर, समय दे रखा है 3 घंटे। तो अब 180 किलोमीटर के मीटर बनाने हैं हमें, यानी कि बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलना है। तो जब भी बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो इसलिए 180 किलोमीटर बराबर कितना होगा, इसको 1000 से गुणा कर देंगे, और इसमें ये 3 जीरो और जुड़ जाएगी, तो 1,80,000 मीटर। तो इस तरह से ये 180 इंटू 1000 मीटर। अब इसी तरह से 3 घंटे के हमें सेकंड बनाने हैं, यानी कि बड़े मात्रक को छोटे में बदलना है, यानी कि हमें गुणा करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हमें इसे मिनट में बदलेंगे, मिनट से फिर इसे सेकंड में बदलेंगे। तो देखिए 1 घंटे के अंदर होती है 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर होती है 60 सेकंड। तो इस तरह से 1 घंटे के अंदर जो सेकंड होंगी वो कितनी होंगी, 60 इंटू 60। अब हमें यहाँ पर निकालनी है 3 घंटे के अंदर, तो इसको क्या करेंगे, 3 से और गुणा कर देंगे, इंटू 3। तो 3 इंटू 60 इंटू 60, ये हो गई 3 घंटे के अंदर सेकंड। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से ये 0 काट देंगे, 1 0 से ये 1 0 काट देंगे, उसके बाद में 6 से काटेंगे 18 को, तो 6 तिया 18। 3 से इसको 30 को काट लेंगे, 10 बार कट जाएगा। अब देखिए हमारे पास में क्या आया, इसको 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ऊपर की संख्याओं को गुणा कर लेंगे और नीचे बचेगा ये 3। तो 10 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 50 और नीचे बचेगा 3। तो इस तरह से 50/3 मीटर सेकंड। अब जब 3 का भाग देंगे 50 में, तो देखिए कितनी बार जाएगा, ये होगा 16.666। इस तरह से भाग हम करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद में एक 6, उसके बाद में दूसरा भी 6 है, तो इस 6 को हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। तो 16.67 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में हमने निकाली है, तो वो क्या आई है, 16.67 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए इसी में तीसरा प्रश्न, यदि रेलगाड़ी अपनी संपूर्ण यात्रा में समान चाल बनाए रखती है तो 4 घंटे में यह कितनी दूरी तय करेगी। अब इसमें देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, समान चाल, यानी कि हमने जो चाल पहले प्रश्न में बनाई थी, निकाली थी, वही चाल हमें यहाँ पर रखनी है। तो चाल हमें दे रखी है, समय दे रखा है 4 घंटे का। अब हमें बताना है इसमें कि वह इस चाल से चले 4 घंटे तक तो कितनी दूरी को तय करेगी। तो अब देखिए जो पहले प्रश्न में हमने चाल निकाली थी किलोमीटर प्रति घंटे में, उस चाल को हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय हमें दे रखा है घंटे में। तो पहले प्रश्न में हमारी चाल आई थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए इसके लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, चाल का और समय का गुणा कर देंगे। चाल इंटू समय बराबर होता है दूरी के। तो चाल कितनी दे रखी है, समान चाल है, तो इसका मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे। उसके बाद समय दे रखा है 4 घंटे का, घंटे से ये घंटे कट जाएगा,
इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 240 किलोमीटर। इस तरह से रेलगाड़ी 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले। 5वां प्रश्न है, सबसे अधिक चाल से चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा लगभग 18 मीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर सकता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान रेलगाड़ी की तुलना में यह कम है या अधिक है। तो देखिए हमें इन दोनों की चालों की तुलना करनी है कि दोनों में से कौन तेज चाल से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए घोड़े की चाल दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में, रेलगाड़ी की चाल दे रखी है हमें किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ऐसे में इनकी तुलना नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक किसी के मात्रक को बदलना पड़ेगा। या तो किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लें, या यहाँ पर जो घोड़े का मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है चाल उसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लें। तो हमारे लिए आसान क्या होगा कि हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लें। तो देखिए इसको हम किस तरह से बदलेंगे कि किलोमीटर को हमें बदलना है मीटर में, यानी कि बड़े मात्रक को छोटे में बदलना है। तो हम करेंगे गुणा। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, इसलिए 72 किलोमीटर बराबर इसको 72 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से 72 किलोमीटर के हमने 72,000 मीटर बना लिए। और जो घंटे दे रखा है इसको भी सेकंड में बदल लेंगे। तो देखिए घंटे को सेकंड में बदलने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर होती है 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर होती है 60 सेकंड। इसलिए 1 घंटे के अंदर सेकंड होंगे 60 × 60 यानी कि 3600 सेकंड। तो इस तरह से 1 घंटे बराबर हो गई 3600 सेकंड। तो इस तरह से रेलगाड़ी की चाल में क्या करेंगे हम, दूरी बटे समय, दूरी हमने रख दी 72 × 1000 यानी कि 72,000, ये मीटर में बदल के समय को हमने सेकंड में बदल लिया, ये हो गया 3600 सेकंड का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 36 दूनी के 72 और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। घोड़े की चाल है हमारे पास 18 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए घोड़े की चाल 18 मीटर प्रति सेकंड, रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड। दोनों की तुलना करने पर 20 में से 18 घटा देंगे तो क्या आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल या रेलगाड़ी की जो गति है वह घोड़े की गति से 2 मीटर प्रति सेकंड अधिक है या तेज है। रेलगाड़ी घोड़े से 2 मीटर प्रति सेकंड अधिक तेजी से चल रही है। प्रश्न संख्या 6, एक यातायात विहीन सरल रेखीय राजमार्ग पर गतिमान कार तथा एक अन्य कार जो शहर के यातायात के बीच में चल रही है, इन दोनों का उदाहरण लेते हुए एक समान एवं असमान गति के बीच में विभेद कीजिए। तो देखिए समान गति में क्या है कि एक ऐसी कार है जो कि सीधे सीधे राजमार्ग पर चल रही है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई भी वहां पर बाधा नहीं है। वहीं एक दूसरी कार ऐसी है जो कि शहर के बीच में यातायात में चल रही है, यानी कि उसे बार बार में अपनी स्पीड को या अपनी गति को कम या ज्यादा करना पड़ रहा है। तो इनके बीच में समान और असमान गति हो रही है। तो इन दोनों प्रकार की गतियों में क्या क्या अंतर होता है। तो देखिए उत्तर है कि एक यातायात विहीन सरल रेखीय राजमार्ग पर चल रही कार तथा शहर के यातायात के बीच में चल रही कार के उदाहरण से हम समान एवं असमान गति के अंतर को इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए एक टेबल बना करके हम इन दोनों के बीच को अंतर को इस प्रकार से समझेंगे। एक तरफ लिख लेंगे हम एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, दूसरी तरफ हम लिखेंगे असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इन दोनों में क्या क्या अंतर है, तो सबसे पहला अंतर है कि यातायात विहीन सीधे राजमार्ग पर जो कार चल रही है वह समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है। वहीं असमान गति हम किसे कहेंगे कि शहर के यातायात के बीच में जो कार है वह समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी को तय करती है। तो ये हो गया इन दोनों में पहला अंतर। दूसरा अंतर है कि कार की गति या चाल लगभग स्थिर रहती है, क्योंकि वो लगातार समान समय अंतरालों में समान दूरी को तय करती है। तो इसकी जो चाल है वो लगभग पूरे समय स्थिर बनी रहती है, वह एक जैसी चाल से चलती है। वहीं जो असमान गति में हम क्या देखेंगे कि जो कार की गति या चाल है वह बार बार बदलती रहती है, अर्थात वह कभी रुकती है, कभी तेज या फिर वह कभी धीमी गति से चलती है। तीसरा अंतर है कि गति में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि असमान गति में क्या होता है, गति लगातार बदलती रहती है। अब समान गति के लिए उदाहरण देखेंगे कि खाली और सीधे राजमार्ग पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से चलती हुई कार। तो अब यहाँ पर 60 किलोमीटर लिखा है, तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं 70, 80, 90, 100, यानी कि जो उसकी चाल है वो क्या है, स्थिर गति से है।
प्रत्येक घंटे वह एक समान दूरी को तय करती है, क्योंकि वह सीधे सीधे रोड पर चल रही है जिस पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट नहीं है। अब असमान गति के उदाहरण में देखिए, जगह जगह ट्रैफिक सिग्नल है, वाहनों की भीड़ है और मोड़ों के कारण शहर में चलती हुई कार, जिसके कारण इस कार की गति बार बार में बदलती रहती है, इसलिए इसकी गति जो है वो समान नहीं रह पाती है। तो ये असमान गति का उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये समान गति और असमान गति में जो अंतर है उनको हम उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार से समझेंगे। प्रश्न संख्या 7, विभिन्न समय अंतरालों में किसी वस्तु के द्वारा चलित दूरियों के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। यदि वस्तु एक समान गति में है तो तालिका में छोड़े गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, इस तालिका को हम पूरा कर रहे हैं, उससे पहले समझें कि एक समान गति क्या होती है। तो एक समान गति का अर्थ है कि कोई वस्तु समान समय के अंतराल में समान दूरी को तय करती है। इसका मतलब है कि वस्तु की गति, स्पीड या उसकी चाल हर समय एक समान रहती है। तो देखिए, अब इस आधार पर हम पहले इस टेबल को समझें। इसमें समय दे रखा है सेकंड में, दूरी दे रखी है मीटर में। अब समय के अंतराल देखिए किस प्रकार से समान है। तो सबसे पहले 0 सेकंड है और उसके बाद में 10 सेकंड। तो दोनों के बीच का जो अंतराल है वो कितना है, 10 सेकंड का है। 10 के बाद में फिर वस्तु चली है 20 सेकंड तक। तो 10 से लेकर के 20 के बीच का जो समय अंतराल है वह भी 10 सेकंड का है। 20 के बाद में है 30 सेकंड पे, यानी कि फिर 10 सेकंड का अंतराल है। तो समान समय अंतराल है, इसका मतलब क्या है, सारे अंतरालों में 10-10 सेकंड का अंतर है। अब 30 के बाद में वस्तु फिर 10 सेकंड चलेगी, तो यहाँ पर इस टेबल में हम क्या भरेंगे, 40 सेकंड। 40 के बाद में फिर 10 सेकंड चली तो कितना आया, 50। 50 के बाद में फिर 10 सेकंड चली तो यहाँ पे क्या आएगा, 60 सेकंड। 60 के बाद में फिर चली 10 सेकंड तो कितना आ जाएगा, ये 70। तो इस तरह से सभी समय में 10-10 सेकंड का अंतराल है। तो इस तरह से हम टेबल को भर देंगे। शुरुआत में 0, उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो जो 2 रिक्त स्थान इसमें खाली हैं उसमें आएगा, एक में 40 सेकंड का समय और दूसरे में आएगा 60 सेकंड का समय। अब इसी तरह से हम दूरी को देखें। दूरी देखिए मीटर में है। तो जब सबसे पहले 0 मीटर है, उसके बाद में वस्तु चली है 8 मीटर। तो दोनों के बीच में जो अंतर है दूरी का वो कितना है, 8 मीटर का अंतर है। उसके बाद में वस्तु फिर 10 सेकंड चली है। तो अब कितनी दूरी पर चली होगी, क्योंकि वस्तु समान गति से चल रही है, यानी कि उसकी जो चाल है वह समान है। तो जब चाल समान है तो इसका अर्थ क्या हुआ, वह समान समय ले रही है और समान समय में उस समान दूरी को ही तय कर रही है। तो जब पहले उसने 8 मीटर की दूरी तय करी थी तो अगले 10 सेकंड में भी वह 8 मीटर की दूरी ही तय करेगी। तो इस तरह से अब जब अगला 8 मीटर तय करेगी तो पहले वाले में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 मीटर। तो इस तरह से ये जो खाली जगह है, बॉक्स खाली है, इसमें हम कितना भरेंगे, 16। अब फिर ये वस्तु फिर 10 सेकंड चली तो 10 सेकंड में फिर वो 8 मीटर की दूरी तय करेगी और तो 16 में जब 8 जोड़ा तो ये आ गया 24। 24 के बाद में फिर 10 सेकंड चली और फिर 8 मीटर की दूरी तय करेगी तो कितना हो जाएगा, ये 32। 32 के बाद में फिर 10 सेकंड चली और 8 मीटर की दूरी तय करी तो ये कितना जुड़ गया, इसमें 8 जुड़ गया और ये आ गया 40। 40 के बाद में फिर 10 सेकंड चली है और फिर 8 मीटर की दूरी तय करी है। तो यहाँ पर जब 40 में 8 जोड़ेंगे तो इस खाली बॉक्स में हम क्या भरेंगे, 48। 40 + 8 = 48 मीटर। 48 के बाद में फिर 10 सेकंड चलिए और 8 मीटर की दूरी तय करी है तो 48 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 56। इस तरह से जो 2 खाली बॉक्स हैं उसमें हम एक में भरेंगे 16 मीटर और दूसरे में भरेंगे 18 मीटर। तो अब देखिए, हम प्रत्येक समय और दूरी के लिए यदि हम वस्तु की चाल निकालेंगे तो सभी समय और दूरी के लिए वस्तु की चाल एक समान होगी। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु की चाल अगर हम निकालें तो चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी है 8 मीटर की, समय ले रही है वह 10 सेकंड का, तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में वह 0.8 मीटर की गति से चल रही है या 0.8 मीटर की दूरी को तय कर रही है। प्रश्न संख्या 8, कोई कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या इसकी गति एक समान है? पहला प्रश्न है कि क्या इसकी गति एक समान है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए।
कार की औसत चाल का परिकलन कीजिए। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि कार ने हर घंटे में अलग अलग दूरी तय करी है। पहले घंटे में वह 60 किलोमीटर चली है, दूसरे घंटे में वह 70 किलोमीटर चली है और तीसरे घंटे में वह 50 किलोमीटर की उसने दूरी तय करी है। इनकी समय तो उसने समान लिया है एक एक घंटे का, लेकिन इस एक एक घंटे में उसने दूरी अलग अलग मात्रा में तय की है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कार की गति एक समान नहीं है, कार समान चाल से या समान गति से नहीं चली है। अब अपने उत्तर का औचित्य बताइए और इसके लिए हमें कार की औसत चाल का परिकलन कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो कार है वो एक समान गति से नहीं चली है, तो इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, औसत चाल का लगेगा। और औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे इस कुल दूरी को तय करने में जितना भी समय लगा, कुल समय, तो कुल दूरी बटे कुल समय। इस फॉर्मूला से या इस सूत्र से हम निकालेंगे कार की औसत चाल। तो कार ने पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी कि हर घंटे में अलग अलग दूरी तय की है। इसीलिए इसकी गति एक समान नहीं है, इसे हम असमान गति कहते हैं। अब औसत चाल निकालनी है, तो इसके लिए हो गया सूत्र कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल दूरी को तय करने में लगा समय। तो कुल दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर प्लस 70 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर। और कुल समय कितना है, 1 घंटे लगा 60 किलोमीटर को तय करने में और 1 घंटा लगा 70 किलोमीटर को तय करने में और तीसरा घंटा लगा 50 किलोमीटर को तय करने में। तो इस प्रकार से कुल समय कितना हो गया, 3 घंटे। तो देखिए अब इन दोनों की वैल्यू को हम रख देंगे सूत्र में। तो 60 किलोमीटर प्लस 70 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर बटे समय 3 घंटे। तो जब इनको जोड़ेंगे तीनों को तो आएगा 180 बटे 3 घंटे। तो अब जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कार की औसत चाल या औसत गति कितनी हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी कार 1 घंटे में लगभग 60 किलोमीटर चली है। प्रश्न संख्या 9, दैनिक जीवन में हमें सामान्यतः किस प्रकार की गति दृष्टिगत होती है, एक समान गति अथवा असमान गति। अपने अनुभव के आधार पर अपने उत्तर के समर्थन में 3 उदाहरण दीजिए। तो देखिए दैनिक जीवन में हम अक्सर असमान गति का अनुभव करते हैं। इसका मतलब है कि वस्तुएं हमेशा एक समान गति से नहीं चलती हैं। तो इसमें देखिए हम उदाहरण बताएं कि क्रिकेट के खेल में बॉलर के द्वारा प्रत्येक बॉल को अलग अलग गति से फेंका जाता है, यानी कि जितनी बार भी वह बॉल फेंकता है तो हर बार उसकी गति अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से ये असमान गति का उदाहरण है। बैट्समैन के द्वारा बॉलर के द्वारा फेंकी गई बॉल को अलग अलग गति से मारा जाता है, जिससे कि कभी चौका लगता है, कभी छक्का लगता है और कभी वह आउट हो जाता है। तो जैसे बॉलर बॉल कराता है तो उसकी स्पीड एक जैसी नहीं रहती है, तो उसी तरह से बैट्समैन जब उस बॉल को मारता है तो उसकी भी जिस गति से वह मारता है वह भी एक जैसी नहीं रहती है, उसकी गति अलग अलग होती है और अलग अलग ही उसका परिणाम निकलता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमें कार, स्कूटर या साइकिल को कभी तेज और कभी धीमी गति पर चलाना पड़ता है, यानी कि जब ज्यादा तेज भीड़ भाड़ होती है तो हमें अपनी स्पीड को कम करना पड़ता है। जब हमें बिल्कुल सीधा और बिना ट्रैफिक के रास्ता मिल जाता है तब हम अपने इस वाहन को तेज गति से चला सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें गति को बार बार धीमा या ज्यादा करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो गति है वो एक जैसी नहीं रह पाती है, असमान गति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण हैं जहां पर कि हम असमान गति को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, तालिका में किसी वस्तु की गति संबंधी आंकड़े दिए गए हैं। बताइए कि वस्तु की चाल एक समान है अथवा असमान, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई वस्तु समान चाल में है अथवा असमान चाल में, ये हम कैसे बता पाएंगे, ये हम बता पाएंगे कि यदि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय कर रही है तो इसका अर्थ है कि वस्तु समान चाल से चल रही है। और यदि वस्तु समान समय के अंतराल में असमान दूरी को तय कर रही है, यानी कि समय तो वो समान ले रही है लेकिन दूरी कभी कम चल रही है, कभी ज्यादा दूरी को तय कर रही है, तो इस समय में जो चाल होगी, जो गति होगी, वो असमान गति कहलाएगी। इसी तरह से अलग अलग समय में भी अगर अलग अलग दूरी को तय करती है, यानी कि अलग अलग समय अंतराल में दूरी अलग अलग तय करती है, तो उस समय भी हम वस्तु की चाल को असमान गति या असमान चाल कहते हैं। अब यहाँ पर हमें वस्तु की औसत चाल भी ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इस टेबल को समझें और इसके माध्यम से ये देखें कि क्या वस्तु समान गति में है या असमान गति में है। तो देखिए समय दे रखा है सेकंड में और दूरी दे रखी है मीटर में। तो पहले हम समय के अंतराल को देखें कि यहाँ पर समय का अंतराल समान है अथवा नहीं। तो देखिए सबसे पहले है 0 सेकेंड, उसके बाद में है 10 सेकेंड,
तो 0 से लेकर 10 पर, तो ये कितना अंतराल है? 10 सेकंड का अंतराल है। 10 के बाद में फिर 20 पर पहुंचते हैं, तब देखिए समय अंतराल वही 10 सेकंड है। 20 के बाद में फिर 30 सेकंड पे है, समय अंतराल 10 है। 30 के बाद में 40, 40 के बाद में 50, 50 के बाद में 60, 60 के बाद 70, 80, 90 और 100, यानी कि प्रत्येक समय में जो अंतराल है वो 10-10 सेकंड का है। तो इसका अर्थ क्या है कि समय का अंतराल यहाँ पर समान है। अब देखिए, क्या इन समान समय अंतराल में वस्तु के द्वारा दूरी भी समान तय की गई है, यानी कि जो दूरी का अंतराल है क्या वह भी समान है? तो यहाँ पर देखिए 0 मीटर से जब शुरू करा 0 सेकंड में, तो उसके बाद में जब 10 सेकंड वस्तु चली तो 6 मीटर पर पहुंचती है। तो दूरी का अंतराल कितना रहा? पहले के 10 सेकंड में 6 मीटर का। उसके बाद में वस्तु ने अगले 10 सेकंड चली, यानी कि 20 सेकंड में वस्तु पहुंचती है 10 मीटर पर। तो वस्तु कितना चली? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 में से 6 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 4 मीटर की दूरी। इसका अर्थ है कि वस्तु 4 मीटर चली है अगले 10 सेकंड में। उसके बाद में देखिए वस्तु फिर 10 सेकंड चली, यानी कि 30 सेकंड पे आकर के पहुंची और ये 16 मीटर पर पहुंचती है। तो वस्तु ने कितनी दूरी तय करी? 10 से लेकर के 16 तक में। तो 16 में से 10 को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 6 मीटर। इसका अर्थ है कि वस्तु ने अगले 10 सेकंड में 6 मीटर की दूरी तय करी है। फिर 16 से वस्तु ने फिर चलना शुरू करा 10 सेकंड और वह 21 मीटर पर जाकर के पहुंची। इसका अर्थ है कि वस्तु ने 5 मीटर की दूरी तय करी। 21 में से 16 घटा देंगे तो बचेगा 5। अब उसके बाद में फिर वस्तु 10 सेकंड चलती है और 21 मीटर से चल करके वह 29 मीटर पर पहुंचती है। तो इसका अर्थ है वस्तु कितनी मीटर चली? 29 में से 21 घटा देंगे, इसका अर्थ 8 मीटर वस्तु चली है अगले 10 सेकंड में। फिर देखिए वस्तु फिर 10 सेकंड चली है, क्योंकि 10 सेकंड का अंतराल लिया है, तो 10 सेकंड में वस्तु चली है तो 29 मीटर से चल करके वह 35 मीटर पर पहुंची है। तो दूरी कितनी कवर करी? 35 में से 29 को घटा देंगे तो ये बचेगा 6 मीटर। इसका मतलब है कि अब जो 10 सेकंड चली उसमें वस्तु 6 मीटर चली है। अब 35 से वस्तु ने फिर चलना शुरू करा, 10 सेकंड चली और वह 42 पर जाकर के रुकी। तो 35 से लेकर के 42 तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करी? 7 मीटर की दूरी तय करी। 42 में से 35 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 मीटर। उसके बाद में देखिए फिर 10 सेकंड वस्तु चली है और 42 से लेकर के 45 पर पहुंची है, तो कितने मीटर चली? 3 मीटर चली। फिर 45 से वस्तु ने फिर चलना शुरू करा और 10 सेकंड वस्तु चलती है और वह 55 पर जाकर पहुंचती है। तो इसका अर्थ है कि 55 में से 45 घटा देंगे, यानी कि 10 मीटर वस्तु चली है इस 10 सेकंड में। उसके बाद में वस्तु 55 से फिर चलना शुरू करती है, 10 सेकंड चलती है और 60 पर जाकर के पहुंच जाती है। तो इसका अर्थ है वस्तु कितनी देर चली इस सेकंड में? 5 मीटर। 5 मीटर की दूरी को तय करती है। तो देखिए अब हमारे पास में ये दूरियों के अंतराल आ गए। इन अंतरालों को देख करके हमें समझ में आ रहा है कि हर बार जो समय अंतराल 10 सेकंड लिया था, उस प्रत्येक समय अंतराल में इस वस्तु ने समान दूरी को तय नहीं करा है। अब यहाँ पर देखिए समय के अंतराल जो हमने देखे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, प्रत्येक में हम क्या देख रहे हैं? 10-10 सेकंड का अंतराल है। इसी तरह से ये दूरी है, 0 मीटर से शुरू करा, 6 पर पहुंची तो 6 मीटर का अंतराल था। फिर 6 से लेकर के जब 10 पर पहुंची तो यहाँ पर 4 मीटर का अंतराल था। ये किस तरह से अंतराल आए इसको हमने टेबल में समझ लिया। और इन अंतरालों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि वस्तु की गति असमान है, क्योंकि इसने समान समय यानी कि 10 सेकंड में अलग अलग दूरी को तय किया है। तो अब वस्तु की औसत चाल हो जाएगी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 60 मीटर की है। समय है 100 सेकेंड। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6/10, तो 6/10 को हम लिख देंगे। इस 0 को जब हटाएंगे तो ऊपर यहाँ डेसिमल बढ़ जाएगा, तो 0.6 या 0.6 मीटर प्रति सेकेंड, और हम इसको लिख सकते हैं m/s यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। इसीलिए इस वस्तु की जो औसत गति है वह लगभग 0.6 मीटर प्रति सेकेंड है। प्रश्न संख्या 11, कोई वाहन एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है, यानी कि वह सरल रेखा में गति कर रहा है और यह 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 500 मीटर या 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है और अगले 500 मीटर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। शेष बची हुई दूरी इसको कितनी चाल से चलनी चाहिए जिससे कि इसकी पूरी यात्रा 200 सेकंड में समाप्त हो जाए। पूरी यात्रा के लिए वाहन की औसत चाल कितनी है? तो इसमें देखिए 2 प्रश्न हमसे पूछे हैं। पहला प्रश्न है कि शेष बची हुई दूरी को इसको किस चाल से चलना चाहिए, यानी कि हमें वाहन की चाल निकालनी है शेष बची हुई दूरी के लिए, जिससे कि जो पूरी यात्रा है वो 200 सेकंड में समाप्त हो जाए।
और दूसरा प्रश्न है कि हमें वाहन की औसत चाल निकालनी है, यानी कि इसने अलग अलग दूरी को अलग अलग समय में पूरा किया है, तो वाहन की औसत चाल कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझें कि इसमें हमसे क्या कहा गया है। तो देखिए एक ये 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक वाहन ने गति की है, एक वाहन 2 किलोमीटर की दूरी तक चला है। तो 2 किलोमीटर को हम 2000 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर के अंदर होंगे 2000 मीटर। अब इसको देखिए हमने बांट दिया, पहले 500 मीटर, फिर ये दूसरे 500 मीटर, और ये हो गई शेष बची हुई दूरी। अब जो पहले 500 मीटर है, यानी कि 0 से लेकर के 500 मीटर तक की जो दूरी है वह उसने करी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से। तो 10 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गई, ये चाल हो गई 500 मीटर की, पहले वाले 500 मीटर की दूरी को तय करने के लिए। अब जो दूसरा वाला 500 मीटर है या अगला जो 500 मीटर है, इसकी दूरी को तय करा है इस वाहन ने 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। अब हमें इसमें पूछा गया है ये जो शेष बची हुई दूरी है, तो शेष दूरी कितनी बची हुई है, या तो हम कहें 1 किलोमीटर बची है, या हम क्या कहें ये 1000 मीटर बची है। तो इस 1000 मीटर बची हुई दूरी को इसे किस चाल से चलना चाहिए, चाल हमें निकालनी है, किस चाल से चलना चाहिए जिससे कि पूरी दौड़ यहाँ 0 मीटर से लेकर के ये 2000 मीटर तक की जो दूरी है इसको यह 200 सेकंड में समाप्त कर ले। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले जो 500 मीटर थे उसके लिए हमें दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, तो हम क्या करेंगे पहले 500 मीटर के लिए कितना समय लगा उस समय की गणना कर लेंगे। फिर दूसरे 500 मीटर के लिए हमें दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, तो अगले 500 मीटर के लिए कितना समय लगा, अगले 500 मीटर में जो समय लगा उसकी गणना कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास दूरी है और चाल भी है। अब इन दोनों समय को जोड़ देंगे हम, पहले 500 मीटर में लगा समय प्लस दूसरे 500 मीटर में लगा समय, इस समय को हम जोड़ करके इस कुल समय में से घटा देंगे। जो 200 सेकंड का समय है कुल समय, इसमें से हम घटा देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा शेष बची हुई दूरी को तय करने में लिया गया समय। तो जब हमारे पास में समय आ जाएगा तो हमारे पास ये दूरी हो गई 1000 मीटर, समय हो गया जो भी आएगा। तो इस तरह से हम शेष बची हुई दूरी के लिए चाल निकालेंगे। तो 500 मीटर की दूरी है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, तब पहले 500 मीटर की दूरी को तय करने में लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 500 मीटर, समय है 10 मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कट जाएगा, 10 से काटेंगे 500 को तो ये 50 बार कटेगा और ये हो जाएगा 50 सेकंड। तो इस तरह से पहले वाले 500 मीटर को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने पर 50 सेकंड का समय लगता है। अब दूसरे वाले या जो अगले वाले 500 मीटर की दूरी है उसको तय करने में कितना समय लगेगा, तो वही फॉर्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें निकालना है समय को, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी दे रखी है 500 मीटर की, चाल दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कट जाएगा, 5 से जब 500 को काटेंगे तो ये 100 बार कटेगा और ये हो जाएगा 100 सेकंड। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए जो पहले वाले 500 के लिए समय कितना आया 50 सेकंड, दूसरे वाले 500 के लिए समय कितना आया 100 सेकंड। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे और जो कुल समय दे रखा है 200 सेकंड का उसमें से घटा देंगे। तो इस प्रकार से हमें दिया हुआ क्या है कि 2000 मीटर या कुल दूरी को तय करने में लगा हुआ समय कितना है 200 सेकंड का। पहले 500 मीटर के लिए 50 सेकंड है, दूसरे 500 मीटर के लिए 100 सेकंड है। तो इस प्रकार से 1000 मीटर की दूरी को तय करने में लगा हुआ समय कितना है 50 प्लस 100 यानी कि 150 सेकंड। तो इस प्रकार से शेष दूरी यानी कि जो बची हुई दूरी है 1000 मीटर की उसको तय करने में समय कितना लगेगा, कुल समय में से हम पहले के दो 500 मीटर में जो समय लगा है उसको घटा देंगे तो 200 माइनस 150 बराबर 50 सेकंड। तो इस तरह से शेष बची हुई दूरी जो कि 1000 मीटर की है उसको पार करने में समय लगेगा 50 सेकंड का। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, समय आ गया हमारे पास, दूरी आ गई तो हम चाल निकाल सकते हैं। शेष बची हुई दूरी के लिए चाल कितनी होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दे रखी है, बची हुई दूरी है 1000 मीटर की और समय कितना आया इस दूरी को पार करने के लिए 50 सेकंड का। तो 50 से इस प्रकार से भाग कर देंगे, 50 दूनी के 100, 20 बार कटेगा तो 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से वाहन शेष बची हुई दूरी को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूरा करेगा तो उसकी जो पूरी दूरी है वह 200 सेकंड में समाप्त हो जाएगी। अब देखिए वाहन की औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल के लिए फॉर्मूला हो गया कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे
वस्तु या वाहन के द्वारा उस कुल दूरी को तय करने में लिया गया समय। तो कुल दूरी कितनी है? 2000 मीटर। कुल समय कितना लगा? सबसे पहले कि जो 500 मीटर थे उसको तय करने में लगा 50 सेकेंड, दूसरे 500 मीटर को या अगले 500 मीटर को तय करने में लगा समय 100 सेकेंड का, शेष बची हुई दूरी को तय करने में लगा समय 50 सेकेंड का। कुल कितना हो जाएगा? 200 सेकेंड। तो दूरी हो गई 2000 मीटर, समय हो गया 200 सेकेंड। अब जब काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा? ये 10 बार। तो इस तरह से आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि वाहन की जो औसत चाल है वह है 10 मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में वह 10 मीटर या लगभग 10 मीटर चल रहा है। अब देखिए पाठ के अंदर जो उदाहरण दे रखा है 8.1, इसको समझते हैं कि स्वाति का विद्यालय उसके घर से 3.6 किलोमीटर की दूरी पर है। साइकिल चला करके वह अपने घर से विद्यालय तक 15 मिनट में पहुंच जाती है। उसकी साइकिल की चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें जो दूरी दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है, समय दे रखा है मिनट में दे रखा है, और जो उत्तर हमसे पूछा गया है वह मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जब चाल का हम फॉर्मूला लिखें दूरी बटे समय, तो उसमें हम अब दूरी को किलोमीटर में नहीं रख पाएंगे। उसके लिए हमें दूरी को पहले मीटर में बदलना होगा, और जो समय मिनट में दे रखा है इसे हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। उसके बाद में हम इसको जो वैल्यू है उसको हम सूत्र में रखेंगे। तो देखिए साइकिल की चाल के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, या चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? चली गई दूरी बटे इस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय। दूरी कितनी चली है? 3.6 किलोमीटर, समय है 15 मिनट। अब हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है, और जो समय है मिनट इसको सेकंड में बदलना है। तो देखिए किस तरह से बदलेंगे। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर की, इसलिए 3.6 किलोमीटर बराबर कितना होगा? इसको 1000 से गुणा कर देंगे। तो 1000 मीटर बटे 1 किलोमीटर इंटू 3.6 किलोमीटर। किलोमीटर से ये किलोमीटर कट जाएगा। इस तरह से देखिए 3.6 इंटू 1000 बटे मीटर अपॉन किलोमीटर। किलोमीटर से ये किलोमीटर कट जाएगा। एक जब डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ से एक जीरो खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा? 3600 मीटर। अब देखिए नीचे जो समय है इसको किस प्रकार से बदला है। समय दे रखा है मिनट में, इसको बदलना है हमें सेकंड में। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। यहाँ पर हमें 15 मिनट को बदलना है कि इसमें कितनी सेकंड होंगी, तो ज्यादा होंगी। तो इसलिए 15 मिनट बराबर कितने सेकंड? 60 बटे 60 सेकंड बटे 1 मिनट इंटू 15 मिनट। मिनट से ये मिनट कट जाएगी, 60 इंटू 15 सेकेंड। तो 15 इंटू 60 करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 900 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए ये 15 मिनट को सेकेंड में बदला है, तो सेकेंड बटे 60 बटे जो मिनट है वे। तो इस तरह से ये समय के लिए हो जाएगा 15 मिनट इंटू 60 सेकेंड बटे मिनट। मिनट से मिनट कट जाएगी, 15 इंटू 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 900 सेकेंड। अब देखिए ये दूरी आ गई हमारे पास, ये समय आ गया। अब हम चाल निकाल सकते हैं। तो चाल के लिए क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पर देखिए 3600 बटे जब 900 करेंगे, यानी कि यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो एक जीरो हट जाएगी। कितना आ जाएगा? 3600 मीटर बटे 15 × 6 = 90, 900 सेकेंड। अब इसको हम जब काटेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 9 से काटेंगे 36 को तो ये कटेगा 4 बार, 9 चौके 36। तो इस प्रकार से 4 मीटर प्रति सेकंड। तो स्वाति की साइकिल की जो चाल है वह 4 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि वह 1 सेकंड में 4 मीटर चल रही है। अब देखिए उदाहरण संख्या 8.2 है कि राघव एक बस में बैठकर निकट के एक शहर जा रहा है। बस लगातार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि उसको उस शहर तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं तो वह शहर कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पर बस की हमें चाल दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में बस 50 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। हमें बताना है कि वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी जिससे कि वह शहर तक पहुंच जाए। अब हम इसको देखिए सूत्र में लगा करके किस तरह से इसका उत्तर निकालेंगे। तो हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें चाल दे रखी है और हमें समय दे रखा है। हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए क्या हो जाएगा सूत्र? दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल की जगह पर चाल की वैल्यू रख देंगे, समय की जगह पर समय की वैल्यू रख देंगे। चाल की वैल्यू है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, समय है 2 घंटे। आर से आर कट गया
क्या बचा, 50 इंटू 2 बराबर 100 और ये किलोमीटर। तो इस तरह से हो गया उसका उत्तर 100 किलोमीटर। यानी कि बस यदि उस शहर तक 2 घंटे में पहुंचती है तो उस समय तक वह 100 किलोमीटर की दूरी पार कर लेगी, या फिर वह शहर 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखिए पाठ के अंदर उदाहरण है 8.3। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, इसे 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हमें दिया हुआ क्या है, रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे और दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर। अब हमें समय निकालना है, तो समय क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय बराबर चली गई दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 360 बटे चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो किलोमीटर से ये किलोमीटर कट गया, 90 से जब 360 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 4, यानी कि 4 घंटे। अर्थात 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में रेलगाड़ी को 4 घंटे का समय लगेगा। अब देखिए पाठ में जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज दे रखे हैं, क्रियाकलाप दे रखे हैं, एक एक करके उनको समझते हैं। क्रियाकलाप 8.1, आइए निर्माण करें। और हमें क्या बनाना है, साधारण जल घड़ी। एक हमें वाटर वॉच बनानी है, जल घड़ी बनानी है। यानी कि इस घड़ी में सुइयां चलने की बजाय हम क्या देखेंगे, पानी एक निश्चित समय अंतराल पर कितना गिरता है। तो इस तरह की हम एक साधारण सी जल घड़ी का निर्माण करेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, सबसे पहले एक पारदर्शी प्लास्टिक की एक आधे लीटर की अथवा बड़ी बोतल लेंगे जिसमें कि ढक्कन भी लगा हो। इसे लगभग बीच में से चित्र 8.5 का के अनुसार काट करके 2 भागों में विभाजित कर देंगे। तो देखिए इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेंगे, उसको बीच में से इस तरह से काट देंगे, यानी कि 2 भागों में अलग अलग कर देंगे। एक ड्राइंग पेन या ऑल पेन से चित्र 8.5 ख के अनुसार बोतल के ढक्कन के बीच में एक छोटा सा छिद्र कर देंगे। छोटा सा छेद करने से क्या होगा, पानी इसमें से बूंद बूंद गिरेगा। अब देखिए आगे इसमें क्या करेंगे, इसके बाद बोतल के ऊपरी भाग को उल्टा करके चित्र 8.5 ग के अनुसार नीचे वाले आधे भाग के ऊपर रख देंगे। यानी कि बोतल को जब 2 भागों में कर लिया तो इस तरह से हमारे पास ये 2 भाग आ जाते हैं। ये जो नीचे वाला भाग है उसको इस प्रकार से पकड़ लेंगे और इसके ऊपर जो ऊपर वाला भाग है उसको उल्टा करके इस तरह से रख देंगे। अब बोतल के ऊपरी भाग में जल भर देंगे, इस तरह से इसमें ऊपरी भाग में जल भर देंगे। जल का स्तर स्पष्ट रूप से दिखाई दे इसके लिए जल में स्याही की चित्र 8.5 घ के अनुसार कुछ बूंदें अथवा रंग मिला देंगे। यानी कि ये पानी हम कलरफुल कर लेंगे कुछ भी डाल करके, जिससे कि जो पानी नीचे गिरेगा वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बोतल के ढक्कन में से जल बूंद बूंद करके बोतल के निचले भाग में गिरने लगेगा। यानी कि इस ऊपर वाली बोतल के में जब पानी भरते हैं तो ढक्कन में जो हमने छेद किया था उसमें से अब पानी नीचे बूंद बूंद करके इस नीचे वाली बोतल में गिरने लगता है। घड़ी का उपयोग करके प्रत्येक मिनट के बाद में जल के स्तर को अंकित करते जाएंगे जब तक कि सारा जल नीचे वाले भाग में एकत्रित नहीं हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक मिनट में कितना पानी नीचे गिर रहा है उसको अंकित करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये जल गिर रहा है तो 1 मिनट में मान लीजिए इतनी बोतल में भरा, तो अगले मिनट में इतना भरा, तो इस तरह से इस जल स्तर है उसके ऊपर चिन्ह लगाते जाएंगे। और ये हम कब तक करेंगे, जब तक कि सारा जल नीचे वाले जो बोतल है उसमें एकत्रित नहीं हो जाए। अब जल घड़ी बनकर के तैयार है। अब इसे उपयोग में लेने के लिए जल को नीचे वाले भाग से वापस ऊपर के भाग में उड़ेल देंगे। हर बार जब जल हमारे द्वारा अंकित किसी चिन्ह तक पहुंचेगा तो इसका अर्थ है कि 1 और मिनट पूरा हो चुका है। तो अब देखिए हमारी बन गई है जल घड़ी। तो अब ये जल घड़ी किस तरह से काम करती है तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए ये बोतल का है नीचे का हिस्सा, और इसके ऊपर है इसका ये आधा भाग बोतल का। इसके ऊपर लगा हुआ है ये ढक्कन जिसमें हो रहा है एक छेद। अब इसमें पानी भरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक घड़ी लेंगे और उस घड़ी में से एक एक मिनट में कितना पानी आ रहा है, यानी कि कितना जल स्तर इस नीचे वाली बोतल में पहुंच रहा है, तो हर मिनट में उस जल स्तर को अंकित कर लेंगे। पहली मिनट में हम देखेंगे, मान लीजिए जल स्तर यहाँ पहुंचता है, पानी यहाँ तक बढ़ता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 मिनट। इस बोतल के ऊपर अंकित कर देंगे 1 मिनट। अब हम 2 मिनट बाद देखते हैं कि जल स्तर मान लीजिए यहाँ पहुंचता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 मिनट। इसी तरह से मान लीजिए अब 3 मिनट पर देखेंगे तो जल स्तर अगर यहाँ पहुंचता है तो यहाँ हम अंकित कर देंगे 3 मिनट। इसी तरह से 4 मिनट पर देखेंगे कि जल स्तर कहाँ पहुंचता है, तो यहाँ अंकित हम कर देंगे
जहां पर भी जो जल स्तर बनता है वहां हम अंकित कर देंगे 4 मिनट। इसी तरह से और समय में देखते हैं, 5 मिनट में देखते हैं। तो मान लीजिए जल स्तर यहाँ पहुंचता है तो यहाँ हम अंकित कर देंगे 5 मिनट। जब तक कि ये पूरा जल स्तर, जब तक कि ये पूरा जल ऊपर वाली बोतल में से नीचे वाली बोतल में नहीं आ जाता है, तब तक हम ये पूरी प्रक्रिया को करेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो इस नीचे वाली बोतल के पानी को वापस ऊपर वाली बोतल में खाली कर देंगे और अब घड़ी को हम बंद कर देंगे। अब घड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये नीचे वाली बोतल पर निशान अंकित कर रहे हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, अब हम इसका प्रयोग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाली बोतल में से जब पानी गिरने लगता है बूंद बूंद, तो अब जब ये इस जल स्तर पर पहुंच जाएगी तो हम क्या समझ जाएंगे कि 1 मिनट का समय हो गया है। इसके बाद में जब जल स्तर इस निशान तक पहुंच जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि 2 मिनट हो गए हैं। जब जल स्तर और ऊंचा पहुंचेगा, यानी कि 3 मिनट जहां पर हमने अंकित करा है, जब वहां तक जल स्तर पहुंच जाएगा तो इसका अर्थ क्या है कि 3 मिनट का समय हो गया है। जब जल स्तर यहां तक पहुंच जाएगा जहां पर कि हमने 4 मिनट लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अब 4 मिनट का समय हो गया है। तो इस तरह से जो जल घड़ी है उसका प्रयोग समय को मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए क्रियाकलाप 8.2, आइए प्रयोग करें। और प्रयोग हमें क्या करना है कि दोलन काल नापना है। तो इसके लिए हम एक लोलक स्थापित करेंगे और फिर इसका दोलन काल नापेंगे। दोलन काल क्या होता है, किसी लोलक को, एक दोलन को, उसकी एक गति को पूरा करने में जो समय लगता है उसको एक दोलन काल कहते हैं या उस लोलक का दोलन काल कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। लगभग 150 सेंटीमीटर लंबी डोरी लेंगे। इस तरह से एक धागा या डोरी ले लेंगे जिसकी लंबाई होगी 150 सेंटीमीटर, यानी कि जो भी लंबाई आप रखेंगे वह आपको निश्चित रखनी है। यहाँ पर ये 150 दे रखी है तो आप 150 सेंटीमीटर ले सकते हैं, इससे बड़ी या छोटी ले सकते हैं। हुक लगी हुई धातु की एक भारी गेंद लेंगे। इस तरह से ये एक बॉल लेंगे जिसके ऊपर ये हुक लगा होगा। इस हुक के अंदर हम ये धागा या स्ट्रिंग लगा देंगे और गेंद अगर ना हो तो आप पत्थर का टुकड़ा भी यहाँ पर लगा सकते हैं। एक विराम घड़ी अथवा कलाई घड़ी और लंबाई मापने के लिए एक मापक लेंगे। अब इस धागे को ऊपर एक दृढ़ आधार से, मजबूत आधार से बांध देंगे और अब समय नापने के लिए हम कोई विराम घड़ी यानी कि स्टॉप वॉच, कलाई घड़ी ये लेंगे। डोरी के एक सिरे पर गोलक यानी कि धातु की भारी गेंद अथवा पत्थर का छोटा टुकड़ा बांध देंगे। अब इस तरह से धागे से हम ये गोलक को या जो धातु की बॉल है या पत्थर का टुकड़ा है उसको बांध देंगे। दूसरे सिरे को इस प्रकार से दृढ़ आधार से बांध देंगे और उसको इस तरह से इस दृढ़ आधार से बांधेंगे धागे को, ताकि जो आधार और गोलक के मध्य डोरी की लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर रहे, यानी कि ये बीच में बंधी हुई है डोरी। तो आधार और गोलक के बीच में जो डोरी है उसकी लंबाई जैसे हमने 150 सेंटीमीटर ली तो कुछ भाग तो इन दोनों को बांधने में चला गया, लेकिन जो शेष बची हुई दूरी है डोरी की वो लगभग 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें ये डोरी इन दोनों भागों पर बांधनी चाहिए। लोलक के गोलक को विराम अवस्था में आने देंगे। अब प्रयोग के लिए लोलक तैयार है। अब हम इसको एक सरल लोलक के जैसे या सिंपल पेंडुलम के जैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम इसको अपनी जगह से चरम स्थिति तक लेकर के जाएंगे। तो देखिए ये जो बॉल है इसको हम इस तरह से हाथ से लेंगे और कोई सी भी दिशा की तरफ, या तो इधर की तरफ ले जाएंगे और कितनी भी दूरी तक हम इसको ले जा सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ तक लेके गए तो ये इस लोलक के लिए चरम स्थिति हो गई, अगर इधर लेके गए तो ये इसके लिए चरम स्थिति हो गई। मान लीजिए विराम अवस्था में स्थिति है अ, उसके बाद में हमने इसको बा तक खींचा, ये हो गई बा, और उसके बाद में यहाँ पर ये हो गई सा। तो इस तरह से इस लोलक को हमने बा और सा पे तो ये अपना आप चला जाएगा। हमने बा तक इसको खींचा, फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में ये लोलक पहले अपनी अस्थिति पाता है, ऐसे फिर ये स के ऊपर जाता है, स से वापस ए पे आता है, ऐसे फिर ये वापस ब पर जाता है। तो अपनी शुरुआती पोजीशन से लेकर के वापस अपनी पोजीशन पर आ जाने में एक इस राउंड को पूरा करने में जो समय लगता है उसको इस लोलक का एक दोलन काल कहते हैं। तो इस प्रकार से गोलक को हल्के हाथ से पकड़ करके एक तरफ थोड़ा सा दूर तक विस्थापित करके छोड़ देंगे। इस तरह से इसको खींच के यहाँ तक ले जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है कि छोड़ते समय गोलक को झटका ना लगे,
और डोरी सम्यक रूप से तनी रहे। बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार का कोई बल या हमें झटका नहीं देना है, बिल्कुल सिंपल इसको यहाँ तक खींचना है और आराम से इसको छोड़ देना है। क्या लोलक अब दोलन कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि लोलक पहले इस प्रकार से यहाँ तक हम ले गए तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस ये स पर आता है, स से वापस ये ए पर आता है। इस प्रकार से ये लगातार अब गति करने लग जाता है। यानी कि यहाँ पर ये जो बॉल है माध्य स्थिति में है, इसको हम क्या करेंगे, वे पोजीशन तक खींचेंगे। वे के बाद से ये क्या होगी, से के ऊपर जाएगी और से ये वापस वे पर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक दोलन पूरा हो गया। तो जैसे ही हम इसको पहली बार वैसे छोड़ेंगे उसी समय हम घड़ी को स्टार्ट कर देंगे, समय को नापना शुरू कर देंगे। और जब ये दूसरे मतलब एक बार छोड़ेंगे उसके बाद में जब ये वे पर पहली बार आएगी तो इसका एक दोलन पूरा हो गया। तो इसी तरह से जब ये 10 बार वे के ऊपर आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके 10 दोलन पूरे हो गए। तो जैसे ही 10 दोलन पूरे होंगे हम घड़ी को स्टॉप कर देंगे और जो समय आया है उस समय को नाप लेंगे। यानी कि 10 दोलनों को पूरा करने में कितना समय लगा उस समय को हम तालिका 8.1 में लिख देंगे और फिर हम एक दोलन का समय निकाल लेंगे। उन 10 दोलनों के समय में हम 10 का भाग दे देंगे तो एक दोलन का समय निकल आएगा। 10 दोलनों में लोलक के द्वारा लिए गए समय को 10 से विभाजित कर देंगे और इस प्रकार से अपने लोलक के दोलन काल का परिकलन कर लेंगे। तालिका 8.1 में ये मान अभिलेखित कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ तालिका में हम किस तरह से इन मानों को भरेंगे। सरल लोलक का दोलन काल, यानी कि एक दोलन को पूरा करने में कितना समय लेता है। मान लीजिए जो डोरी है उसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर। तो अब इस 100 सेंटीमीटर की लंबाई पर कोई गोलक लटका हुआ है और उसके हमें 10 दोलनों में लिया गया समय सेकंड में, यानी कि इस प्रकार से एक लोलक है। अब हमने जब इसको इस तरह से यहाँ एक तरफ खींचा तो दूसरी तरफ भी है, इतनी ही दूरी तक जाता है। अब मान लीजिए बीच में इसकी माध्य स्थिति है। अब हमने इसको वे स्थिति पर खींचा तो वे से ये ए पर आएगा और ऐसे फिर ये से स्थिति पर जाता है। से ये फिर वापस से अपनी वे पोजीशन पर जाता है। तो इस तरह से वे से शुरू होकर के ये वापस से अपनी वे पोजीशन पर आ जाता है। इसको कहते हैं एक दोलन काल या एक दोलन। तो इस प्रकार से हम 10 दोलन करने में यह लोलक कितना समय लेता है। मान लीजिए 10 दोलन में लिया गया समय है 50 सेकेंड। तो इसका दोलन काल हम किस तरह से निकालेंगे, यानी कि एक दोलन को, एक राउंड को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो 10 दोलनों को पूरा करने में लिया गया समय यानी कि कुल समय बटे दोलनों की संख्या। तो 10 दोलन करवाए हैं तो इसको 10 से विभाजित कर देंगे तो आएगा यहाँ पर 5 सेकेंड, यानी कि एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय है 5 सेकेंड। अब इसी तरह से हम अगले 10 दोलन को समय ज्ञात करेंगे, यानी कि अगली बार इसी तरह से क्रम को दोहराएंगे। इसको हम 10 तक गिनेंगे, यानी कि 10 दोलन इसके गिनेंगे तो 10 दोलनों में लिया गया समय फिर वही 50 सेकेंड आएगा। तो इस तरह से जब दोलन काल निकालेंगे तो 50 बटे 10 करेंगे और यह 5 सेकेंड का आएगा। इसी तरह से अगले 10 दोलनों का समय देखेंगे कि इन 10 दोलनों को करने में कितना समय लगता है। तो हम देखते हैं कि यह अगली बार भी 50 सेकेंड ही लगते हैं और जब इसका दोलन काल निकालेंगे तो वही 5 सेकेंड आएगा। तो इस तरह से इस टेबल में हम क्या देख रहे हैं कि जब डोरी की लंबाई समान है तो जब प्रत्येक बार हम 10-10 बार दोलन लेकर के उसके समय को देख रहे हैं तो हर बार समय बराबर आ रहा है, तो इसलिए इसका दोलन काल भी बराबर ही आ रहा है। तो टेबल में दिए गए इन आंकड़ों से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि डोरी की लंबाई को निश्चित रख करके अलग अलग द्रव्यमान के गोलक लेने पर भी हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रेक्षण के लिए लोलक के दोलन काल का मान लगभग एक सा प्राप्त होता है। यानी कि यदि हम डोरी की लंबाई एक बार में जो फिक्स कर दें, जैसे हमने कर दी 100 सेंटीमीटर, अब इसके नीचे जो हम बॉल लटकाएंगे अगर वह अलग अलग द्रव्यमान की ले लें, जैसे कभी हमने पत्थर का टुकड़ा लटका दिया, कभी हमने कोई धातु की बॉल ले ली या कभी हमने कोई और चीज उसके नीचे लटका दी, तो अलग अलग प्रकार की वस्तु, अलग अलग भार की वस्तु लेने पर भी जो हर बार जो दोलन काल है वह समान आएगा। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निश्चित लंबाई के लोलक का एक ही स्थान पर दोलन काल लगभग अचर या निश्चित होता है। सरल लोलक का दोलन काल डोरी की लंबाई पर निर्भर करता है, गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि नीचे जो हम बॉल लटकाते हैं वह हम कोई भी बॉल ले लें उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डोरी की जो लंबाई है वह हमें निश्चित रखनी है। तो जब हम डोरी की लंबाई को निश्चित रख देते हैं तो अलग अलग द्रव्यमान के गोलक लेने पर भी उनका जो दोलन काल है वह हर बार एक जैसा या समान ही आएगा। देखिए तालिका 8.3 दे रखी है जिसमें हमें
10 मिनट के समान समय अंतरालों में 2 रेलगाड़ियों के द्वारा चली गई दूरियां यहाँ टेबल में दे रखी है। तो इसमें हमें बताना है कि 2 रेलगाड़ियां x और y के द्वारा 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में चली गई दूरियों के आंकड़े यहाँ टेबल में दे रखे हैं और इन आंकड़ों के आधार पर हमें ये बताना है कि कौन सी रेलगाड़ी समान रेखीय गति में है और कौन सी रेलगाड़ी असमान रेखीय गति में है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें रेलगाड़ी x को। तो 10 बजे जब इनकी पोजीशन थी वो क्या थी कि दोनों रेलगाड़ियां खड़ी हैं, इन्होंने कोई दूरी तय नहीं करी है, तो इसलिए क्या लिखा है 0-0। अब 10:10 पर हम देखें कि रेलगाड़ी x कितनी दूरी तय करती है। तो यहाँ पर देखिए 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये 0 स्थिति से चलती है और 20 किलोमीटर पर पहुंचती है। इसका अर्थ क्या है कि 10:10 में या 10 मिनट में x रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। यानी कि 0 से लेकर के 20 तक का जो अंतराल है वो कितना है 20 किलोमीटर का। वहीं रेलगाड़ी जो y है, यह देखिए 0 स्थिति से चल करके 10 मिनट में 20 किलोमीटर पर पहुंचती है। इसका अर्थ क्या है, रेलगाड़ी y 20 किलोमीटर की यात्रा तय करती है या दूरी चलती है। उसके बाद में अगले 10 मिनट पर देखते हैं, यानी कि 10:20 पर दोनों रेलगाड़ियों की स्थिति देखते हैं। तो रेलगाड़ी x 40 किलोमीटर पर पहुंच जाती है। तो इस 10 मिनट में रेलगाड़ी x कितनी दूरी तय करती है, 40 - 20 कर देंगे तो ये 20 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि 10:20 पर रेलगाड़ी x 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब वही रेलगाड़ी y को देखते हैं कि यह 10 मिनट में कहाँ पहुंचती है। तो देखिए 20 किलोमीटर से चलती है और ये 35 किलोमीटर पर पहुंचती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय करी, 35 - 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 किलोमीटर। अब अगले 10 मिनट में देखते हैं, यानी कि 10:30 पर देखा तो रेलगाड़ी x 60 किलोमीटर पर पहुंच जाती है। तो रेलगाड़ी x ने कितनी दूरी तय करी इन 10 मिनट में, 60 - 40 20 किलोमीटर। वही रेलगाड़ी जो y है वह 35 किलोमीटर से चल करके 50 किलोमीटर पर पहुंच जाती है अगले 10 मिनट में, यानी कि 10:30 पे। तो इसने कितनी दूरी तय करी इन 10 मिनट में, 50 - 35 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 किलोमीटर। अब अगले 10 मिनट में देखते हैं, यानी कि 10:40 पर जब इनका किलोमीटर नापा गया, रेलगाड़ी x कहाँ पर पहुंची है और रेलगाड़ी y कहाँ पर पहुंची है। तो देखिए रेलगाड़ी x तय करती है दूरी 80 किलोमीटर की, यानी कि वह 80 किलोमीटर पर पहुंचती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि रेलगाड़ी x ने इन 10 मिनट में कितनी दूरी तय करी, 80 - 60 20 किलोमीटर की। वही रेलगाड़ी y कितनी दूरी तय करती है, 75 पर पहुंचती है। तो 75 - 50 यानी कि 25 किलोमीटर की दूरी तय इस 10 मिनट में करती है। अब 10:50 पर इन दोनों रेलगाड़ियों को देखा कि ये कितनी दूरी तय करती हैं। तो रेलगाड़ी x 100 किलोमीटर पहुंचती है। इसका अर्थ है 100 - 80 यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वही रेलगाड़ी y 95 किलोमीटर पर पहुंचती है। इसका अर्थ 95 - 75 यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी इन 10 मिनट में तय करती है। अब हम 11 बजे जब बज जाते हैं घड़ी में, तब हम दोनों रेलगाड़ियों की स्थिति को समझते हैं कि ये कहाँ पहुंची हैं। तो रेलगाड़ी x 120 किलोमीटर पर पहुंचती है। इसका अर्थ है कि इन 10 मिनट में रेलगाड़ी x ने 120 - 100 यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी तय की है। वहीं जो रेलगाड़ी y है वह 95 किलोमीटर से चल करके 120 किलोमीटर पर पहुंचती है। यानी कि रेलगाड़ी y इन 10 मिनट में 120 - 95 यानी कि 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अब देखिए इस टेबल के माध्यम से हम क्या समझ रहे हैं कि जो रेलगाड़ी x है तो समय अंतराल समान है, तो इन समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है। हर 10 मिनट में वह 20 किलोमीटर चलती है, प्रत्येक 10 मिनट में वह समान दूरी तय करी है। तो इसका अर्थ क्या है कि जब कोई भी वस्तु, कोई भी वाहन समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करता है तो इसका अर्थ है कि वह वस्तु या वाहन समान रेखीय गति में है। वही रेलगाड़ी y को हम देख रहे हैं कि समान तो समय अंतराल तो समान है, यानी कि 10-10 मिनट का समय इसने लिया है, लेकिन इसने दूरी समान तय नहीं करी है। कभी तो इसने 20 किलोमीटर तय करी है, कभी इसने 15 किलोमीटर तय करी है और कभी इसने 25 किलोमीटर तय करी है। यानी कि कभी तो 10 मिनट में इसने ज्यादा दूरी तय कर ली और कभी इसने कम कर ली। इसकी दूरी एक समान नहीं रही है। तो इसीलिए जो रेलगाड़ी y है वह एक असमान रेखीय गति में है। तो इस प्रकार से कौन सी रेलगाड़ी 10 से 11 के बीच में एक समान रेखीय गति में है, तो वह रेलगाड़ी x है जो कि समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है, इसीलिए यह एक समान रेखीय गति में है, जबकि रेलगाड़ी y असमान रेखीय गति में है। क्रियाकलाप 8.4 आइए परिकलन करें।
यानी कि आइए ज्ञात करें। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरनेट पर रेलवे समय सारणी का अवलोकन करेंगे और अपने निकटतम रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली किसी रेलगाड़ी की पहचान कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि वह रेलगाड़ी इससे आगे के जिस भी स्टेशन पर रुकती है उसके नाम का पता कर लेंगे। रेलवे समय सारणी से उस स्टेशन की दूरी भी ज्ञात कर लेंगे, यानी कि हमें उसकी अगर एग्जैक्ट दूरी, एग्जैक्ट समय ज्ञात नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए रेलवे समय सारणी का उपयोग करेंगे। तो वहां से हम अगले स्टेशन की दूरी भी ज्ञात कर लेंगे। रेलगाड़ी का अपना स्टेशन छोड़ने और अगले स्टेशन पर पहुंचने का समय भी रेलवे समय सारणी से देख करके अभिलेखित कर लेंगे। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी को तय करने में रेलगाड़ी के द्वारा लिए जाने वाले समय का परिकलन करने के लिए इन दो समय मानों का अंतर निकाल लेंगे। इन दो स्टेशनों के बीच में रेलगाड़ी की चाल का परिकलन करके तालिका 8.2 में अभिलेखित कर लेंगे। यानी कि अब हम चाल निकाल लेंगे दूरी बटे समय करके, तो जो चाल आएगी उसे हम तालिका 8.2 में लिख लेंगे। 4 से 5 विभिन्न प्रकार की रेलगाड़ियां जैसे कि सवारी गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी या सुपरफास्ट गाड़ी के लिए इसी क्रियाकलाप को करेंगे। तो देखिए कुछ रेलगाड़ियों की यहाँ पर टेबल में हम इस प्रकार से भरेंगे। आपके घर के निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम, तो हमारे घर के निकटतम है दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन। इसी तरह से आपके घर के निकटतम जो भी रेलवे स्टेशन है उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। रेलगाड़ी का नाम, तो देखिए जैसे शताब्दी गाड़ी आती है। अगले स्टेशन का नाम, तो शताब्दी गाड़ी बीच में जो छोटे स्टेशन पड़ते हैं वहां नहीं रुकती है, सीधे ये सवाई माधोपुर रुकती है, तो इसलिए अगले स्टेशन का नाम है सवाई माधोपुर। अगले स्टेशन की दूरी यानी कि दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से लेकर के सवाई माधोपुर पे जहां ये ट्रेन रुकती है वहां तक की दूरी है 125 किलोमीटर। अगले स्टेशन तक जाने में लगा समय यानी कि दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से लेकर के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन तक जाने में ट्रेन को कितना समय लगता है, 1 घंटे 15 मिनट। और ये सब हम रेलवे समय सारणी से इस जानकारी को लेंगे। अब देखिए हमारे पास दूरी हो गई, समय हो गया घंटे में। अब हम चाल निकालेंगे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय यानी कि 125 बटे 1 घंटे 15 मिनट। तो इस तरह से ये आएगा हमारे पास 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी कि जो शताब्दी गाड़ी है इसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 घंटे में यह गाड़ी लगभग 100 किलोमीटर चल रही है। इसी तरह से दूसरी ट्रेन है, देखिए जयपुर भोपाल ट्रेन। तो यह दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जो कि हमारा निकटतम रेलवे स्टेशन है, यहाँ से चल करके इसके लिए जो अगला रेलवे स्टेशन है वह है चौथ का बरवाड़ा पर यह रुकती है। तो अब देखिए जैसे जयपुर भोपाल ट्रेन है यह चौथ के बरवाड़े पर रुकती है, लेकिन शताब्दी ट्रेन नहीं रुकती है। तो उसके लिए पहला स्टेशन होगा सवाई माधोपुर, लेकिन जयपुर भोपाल चौथ के बरवाड़ा पर रुकती है तो उसके लिए अगला स्टेशन होगा चौथ का बरवाड़ा। अब यहाँ तक की दूरी यानी कि चौथ के बरवाड़ा तक जो रेलवे स्टेशन है वहां तक की दूरी है दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की। तो इस 7 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ट्रेन को लगता है समय 7 मिनट का। इस प्रकार से ट्रेन की चाल क्या होगी या रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, दूरी बटे समय। समय यहाँ पर देखिए मिनट में है, हमें इसको बदलना है घंटे में। तो घंटे में कैसे बदलेंगे, 7 बटे 60 घंटे। अब हम निकाल लेंगे इसकी चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हो गई 7 किलोमीटर, समय हो गया 7 बटे 60 आर या घंटे। तो इस तरह से हमारे पास में आ जाएगा ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे। इसी तरह से यहाँ पर आप और भी ट्रेनों के नाम इसी प्रकार से लिख देंगे और उनकी चाल को ज्ञात कर लेंगे। अब इनकी आपस में जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 2 ट्रेनों की चाल है, शताब्दी की और जयपुर भोपाल की। तो शताब्दी तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल रही है, जबकि जयपुर भोपाल 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है। इसका अर्थ क्या है कि जो शताब्दी रेलगाड़ी है इसकी चाल अधिक है। रेलगाड़ियों की चालों की तुलना करके देखेंगे कि इनमें सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। यहाँ पता चलता है कि वह रेलगाड़ी जो इकाई समय में सबसे अधिक दूरी को तय करती है, अर्थात जिसकी चाल सबसे अधिक है, वही सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने अध्याय 8 में मुख्य परिभाषाएं, पाठ के अंदर के सभी प्रश्न, पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर और पाठ में जितने भी क्रियाकलाप दे रखे हैं उन सभी को अच्छी प्रकार से समझ लिया है। अब हम अगले वीडियो में अध्याय 9 जंतुओं में जैव प्रक्रम, इस पाठ में सभी परिभाषाएं, पाठ के अंत के सभी प्रश्न, पाठ के अंदर जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उन सभी के उत्तर और पाठ में जितने भी क्रियाकलाप दे रखे हैं उन सभी को समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।